अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय चैनल वर्चुअल सॉल्यूशंस। आज की वीडियो में हम एक पास्ट पेपर सॉल्व करेंगे और ये पास्ट पेपर है बीएस कंप्यूटर साइंस सेकंड सेमेस्टर पंजाब यूनिवर्सिटी का स्प्रिंग 2022 का। सब्जेक्ट का नाम है डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन और कोर्स कोड है DC 121 और इस वक्त पास्ट पेपर आपके सामने शो हो रहा है। तो इस वीडियो के अंदर मैं ये कंप्लीट पास्ट पेपर सॉल्व करूंगा और साथ आपको ये भी बताऊंगा कि ये जो क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए हैं इनसे अगर मिलते जुलते क्वेश्चन आ रहे हैं जिसके अंदर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो या जो वैल्यूज हैं वो थोड़ी सी चेंज हो तो उन क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकेंगे। तो शुरू करते हैं इसका सोल्यूशन, लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अभी से लाइक कर दें और अगर इस चैनल पे आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो शुरू करते हैं अपना सोल्यूशन। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपको मैंने पहले क्वेश्चन पेपर शो करवाया, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन था राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग और इसके अंदर 6 मजीद क्वेश्चंस हैं पार्ट ए से लेके एफ तक जिन्हें हमने सॉल्व करना है। तो यहाँ पे पार्ट ए है एक्सप्रेस एफ ए बी सी इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट सी एज सम ऑफ मिन टर्म्स एंड प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स। पहले तो इस क्वेश्चन को समझने की जरूरत है। यहाँ पे अगर देखें तो ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर 3 वेरिएबल इस्तेमाल किए गए हैं ए बी सी, और उसके बाद आगे जो एक्सप्रेशन है उसकी एक सिंप्लीफाइड फॉर्म लिखी हुई है और इस सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन को हमने शो करवाना है सम ऑफ मिन टर्म्स एंड प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म। या जो इनकी शॉर्ट फॉर्म है वो है एसओपी फॉर्म, मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। प्रोडक्ट टर्म्स को मिन टर्म्स भी कहा जाता है और इसी तरीके से दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म, मतलब पीओएस फॉर्म, प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म्स। सम टर्म्स को मैक्स टर्म भी कहा जाता है। तो अब इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। सोल्यूशन में यह है कि जो हमारे पास ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ये इस वक्त स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर नहीं है, तो इसको स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म में हमने कन्वर्ट करना है। इस एक्सप्रेशन की अगर फर्स्ट टर्म हम देखें तो ये है ए कॉम्प्लीमेंट बी और इसके अंदर से सी वेरिएबल मिसिंग है। इस तरीके से जो सेकंड टर्म है उसमें से भी सी वेरिएबल मिसिंग है और थर्ड टर्म में से ए वेरिएबल मिसिंग है। तो जो वेरिएबल इन टर्म में से मिसिंग है उन वेरिएबल्स को हम इस टर्म में लेकर आएंगे तो ये हमारे पास सम ऑफ मिन टर्म्स का एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो उस वेरिएबल को लेकर आने का तरीका ये होगा कि ए कॉम्प्लीमेंट बी इसे हम मल्टीप्लाई करवा देंगे सी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट से। सेकेंड टर्म में भी सी मिसिंग है तो सेकेंड टर्म को भी हम मल्टीप्लाई करवा देंगे सी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट से, और इस तरीके से थर्ड टर्म को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट से क्योंकि यहाँ से ए मिसिंग है। मल्टीप्लाई करवाने के बाद ये हमारे पास कंप्लीट एक्सप्रेशन आ जाएगा, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट बी, एक दफ़ा हम इसके साथ सी लिखेंगे फिर प्लस का साइन ए कॉम्प्लीमेंट बी और फिर सी कॉम्प्लीमेंट और नेक्स्ट भी इसी तरीके से मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी। और इसके लिए जो रूल हम यूज़ कर रहे हैं वो ये है कि ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 होता है, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट बी इसके साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1 की जगह पे हम सी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है इसमें हम देखें तो ये एक टर्म है जो कि रिपीट हो रही है, तो रिपीटेड टर्म को हम एक दफ़ा भी लिख सकते हैं, तो इस टर्म को हम एक दफ़ा मेंशन कर लेंगे। तो इससे ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया ये है सम ऑफ मिन टर्म्स। अब इस एक्सप्रेशन को देखते हुए हमने यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म लिखना है। हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं या फिर उसका जो दूसरा तरीका है वो ये है कि इसके रिलेटेड हम पहले एक ट्रूथ टेबल क्रिएट कर लें और ट्रूथ टेबल में से वैल्यूज देख के हम प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म यहाँ पे लिख सकते हैं। अब वैल्यूज इस तरीके से होंगी कि ये जो हमारे पास फर्स्ट एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ए बार बी सी, तो इसको हम ट्रूथ टेबल के अंदर पुट करेंगे। इसे ए कॉम्प्लीमेंट भी पढ़ सकते हैं या ए बार भी हम कह सकते हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट इसका मतलब है फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू 0 है, सेकंड के ऊपर और थर्ड के ऊपर कॉम्प्लीमेंट मौजूद नहीं है तो इसका मतलब है कि इनकी वैल्यूज 1 1 है। तो 0 1 1 हमारे पास ट्रूथ टेबल के अंदर जिस जगह पे आ रहा है इसके सामने हम 1 प्लेस कर देंगे क्योंकि ये मिन टर्म्स हैं और मिन टर्म्स की जो आउटपुट होती है वो ट्रूथ टेबल के अंदर हम एज 1 मेंशन करते हैं। सेकंड टर्म को अगर देखें तो वो बनती है 0 1 0, तो 0 1 0 इसके सामने भी हम एक 1 मेंशन कर देंगे। उसके बाद है फिर 1 0 1, 101 के सामने जो आउटपुट वाला कॉलम है उसमें भी 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद 100, 100 के सामने जो आउटपुट वाला कॉलम है उसमें हम 1 मेंशन कर देंगे और फिर जो लास्ट टर्म है वो है 001, तो 001 के सामने भी हम 1 मेंशन कर देंगे। अब इसके अलावा आउटपुट कॉलम में जो एंट्रीज बाकी बच गई हैं वहां पे हम 0 मेंशन कर देंगे।
और ये जो जीरोस वाली एंट्रीज हैं ये हमारी मैक्स टर्म वाली एंट्रीज हैं। अब जीरो वाली एंट्रीज को हम देखें तो ए की वैल्यू यहाँ पे जीरो है, बी की वैल्यू जीरो है और सी की वैल्यू भी यहाँ पे जीरो है। तो अब इन वैल्यूज को देखते हुए हम अपना एक्सप्रेशन लिखेंगे। इसमें एक चीज आपने याद रखनी है कि जब भी हम मिन टर्म्स को ट्रूथ टेबल में पुट करते हैं तो उसके अंदर अगर कोई वेरिएबल ऐसा हो जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट हो तो उसकी जगह पे हम जीरो पुट करते हैं, और एक ऐसा वेरिएबल जो कॉम्प्लीमेंट ना हो उसकी जगह पे हम वन पुट करते हैं ट्रूथ टेबल के अंदर। लेकिन जब बात की जाती है मैक्स टर्म की, तो कोई ऐसा वेरिएबल जिसकी वैल्यू जीरो हो तो उसे इज इक्वल टू हम वेरिएबल ही पुट करते हैं, उसकी जगह पे हम कॉम्प्लीमेंट नहीं लगाते। तो ये जो हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन है इसमें तीनों वेरिएबल की वैल्यू जीरो 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 आ रही हैं। तो यहाँ से जो हम एक्सप्रेशन लिखेंगे वो हम मैक्स टर्म में लिखेंगे। मैक्स टर्म में ये होता है कि जितने भी वेरिएबल्स हैं उनके बाद प्लस का साइन आ रहा होता है, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। ये जो फर्स्ट लाइन है ये उसके इक्विवेलेंट टर्म ये लिखी हुई है। उसके बाद सेकंड, अगर ट्रूथ टेबल में हम देखें तो सेकंड लास्ट जो पोजीशन है उस पे जीरो प्लेस है, तो उसके इक्विवेलेंट जो एक्सप्रेशन बनेगा, यहाँ पे अगर हम देखें तो ए की वैल्यू लिखी हुई है वन। अगर ए की वैल्यू वन है और इसे हमने मैक्स टर्म में लिखना है तो यहाँ पे हम फिर ए बार लिखेंगे। ए बार प्लस सेकंड, उसके बाद हमारे पास बी बार आएगा और फिर उसके बाद सी आएगा। तो ये अगर देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है ए बार या ए कॉम्प्लीमेंट सेम ही चीज़ है, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी। और इसी तरीके से जो लास्ट टर्म है हमारे पास उसके इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि इन सब की वैल्यू वन 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 है, तो ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट। तो इसी टेक्निक को फॉलो करते हुए हमारे पास कोई भी एक्सप्रेशन हो तो उसको हम मिन टर्म से मैक्स टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस ए बी होल कॉम्प्लीमेंट प्लस बी सी कॉम्प्लीमेंट। और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए जो टेक्निक हमने यूज़ करनी है वो हम आइडेंटिटीज या थ्योरम्स को इस्तेमाल करेंगे। सिंप्लीफिकेशन की और भी टेक्निक्स हैं, फॉर एग्जांपल के मैप है या क्विन मैकलस की मेथड है, लेकिन यहाँ पे जब मेंशन किया गया है कि हमने आइडेंटिटीज और थ्योरम को इस्तेमाल करना है तो फिर हम इसी टेक्निक को यूज़ करेंगे। अगर ये मेंशन ना हो कि हमने कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है तो फिर हम अपनी मर्जी से क्विन मैकलस की मेथड या फिर के मैप को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका सोल्यूशन देखें तो सबसे पहले तो एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखा गया है, उसके बाद डिमॉर्गन थ्योरम इस्तेमाल किया गया है इस टर्म पे। डिमॉर्गन थ्योरम ये कहता है कि अगर ए और बी के ऊपर होल कॉम्प्लीमेंट हो तो ये दोनों दरमियान से ब्रेक हो जाते हैं, इनके दरमियान में प्लस का साइन आ जाता है और जितने भी वेरिएबल्स हैं उनका अलग अलग हम कॉम्प्लीमेंट लिख देते हैं। तो ये जो ए बी होल कॉम्प्लीमेंट था ये कन्वर्ट हो गया ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट बाय यूजिंग डिमॉर्गन थ्योरम। उसके बाद ऊपर वाली लाइन ही रिपीट होगी बाय मिस्टेक। उससे नेक्स्ट लाइन अगर देखें तो इसके ऊपर बुलियन अलजेब्रा का 10th रूल यूज किया गया है। इस वक्त आपके सामने रूल्स भी शो हो रहे हैं। तो 10th रूल ये कहता है ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ए होता है। तो ये रूल हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे, ए बार प्लस ए बार बी बार सी, मतलब उसके आगे जितने भी वेरिएबल यूज हो रहे हो ये इज इक्वल टू ए ही होगा। तो इस कंप्लीट एक्सप्रेशन की जगह पे हमने ए लिख दिया, उसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी सी कॉम्प्लीमेंट आ गया। उसके बाद 11th रूल को यूज करते हुए हम ये लास्ट वाला एक्सप्रेशन लिख लेंगे। 11th रूल ये कहता है कि अगर हमारे पास ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी लिखा हो तो वो इज इक्वल टू ए प्लस बी होता है। तो यहाँ पे ए की जगह पे बी यूज किया गया है, तो बी बार प्लस बी इंटू सी कॉम्प्लीमेंट ये इक्वल होगा बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट के। तो इस तरीके से हम सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। और इसकी अगर आप वेरिफिकेशन करना चाहें तो ये जो हमारे पास आंसर आया है इसका ट्रूथ टेबल क्रिएट करके और जो एक्सप्रेशन हमारे पास क्वेश्चन में मौजूद था उसका ट्रूथ टेबल बना के आप इन वैल्यूज को आपस में कंपेयर कर सकते हैं, दोनों के ट्रूथ टेबल बिल्कुल सेम होंगे। उसके बाद पार्ट सी है, एफ इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट जेड शो दैट एफ प्लस एफ कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू वन। इसका सोल्यूशन यहाँ पे लिखा हुआ है, एफ इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट जी। तो एफ कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, उसका मतलब ये होगा कि इस कंप्लीट का हमने कॉम्प्लीमेंट ले लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रैकेट के अंदर ये कंप्लीट एक्सप्रेशन लिखा हुआ है और इसका कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है और फिर आगे इसको सॉल्व किया हुआ है। पहले इसके ऊपर डिमॉर्गन थ्योरम यूज किया है, मतलब दरमियान में जो प्लस का साइन है वो मल्टीप्लाई के साइन में कन्वर्ट हो जाएगा और इन दोनों टर्म्स का हम अलग अलग कॉम्प्लीमेंट लिख लेंगे। उसके बाद मजीद कैलकुलेशन हम परफॉर्म करेंगे कि ये जो बाहर कॉम्प्लीमेंट है इसकी वजह से यहाँ पे दोबारा से डिमॉर्गन का थ्योरम लगेगा
और ये कॉम्प्लीमेंट y के ऊपर भी इम्प्लीमेंट हो जाएगा और z के ऊपर भी इम्प्लीमेंट हो जाएगा। जब y पे ये कॉम्प्लीमेंट आएगा तो y पे डबल कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, और डबल कॉम्प्लीमेंट की वजह से जो कॉम्प्लीमेंट है वो रिमूव हो जाता है। और उसके बाद लास्ट पे इन दो टर्म्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट जेड कॉम्प्लीमेंट। तो ये वैल्यू है हमारे पास एफ कॉम्प्लीमेंट की। अब हमने ये करना है कि एफ प्लस एफ कॉम्प्लीमेंट को आपस में ऐड करना है। तो पहले यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई है एफ की, और फिर उसके बाद सेकंड वैल्यू लिखी हुई है एफ कॉम्प्लीमेंट की जो हमने इस जगह पे कैलकुलेट की है। और उसके बाद इसके ऊपर डिफरेंट रूल्स यूज किए हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहला जो रूल यूज किया है वो है 11th रूल ऑफ बुलियन अलजेब्रा। और 11th रूल ये कहता है कि ए प्लस ए बार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू आप कंसिडर कर लें कि ए है, और ये जो वैल्यूज है ये ए और बी की है, तो इसकी जगह पे हमारे पास एक्स प्लस वाई आ जाएगा। सेकंड जो हमारे पास टर्म है वो वाई कॉम्प्लीमेंट जेड और एक्स कॉम्प्लीमेंट जेड कॉम्प्लीमेंट है। उसके बाद दोबारा से 11th रूल यूज़ किया गया, और इस दफ़ा जो 11th रूल है वो इन दो टर्म पे इस्तेमाल किया गया है। और इन दो टर्म का जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो वाई प्लस जेड आ जाएगा। शुरू में एक्स कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है और यहाँ पे जो लास्ट टर्म है वो एज इट इज़ यहाँ पे लिखी गई है, एक्स कॉम्प्लीमेंट जेड कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद दोबारा से 11th रूल हमने यूज़ करना है, और इस दफ़ा जो 11th रूल हम यूज़ कर रहे हैं वो एक्स और एक्स कॉम्प्लीमेंट जेड कॉम्प्लीमेंट पे यूज़ कर रहे हैं। तो इसकी वजह से जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ये एक्स एज इट इज़ आ जाएगा, और ये जो लास्ट वाली टर्म है यहाँ से हमारे पास जेड कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। बाकी ये जो दो टर्म्स हैं ये एज इट इज़ नीचे रिपीट हो जाएंगी। फिर उसके बाद 6 रूल यूज़ किया गया है बुलियन अलजेब्रा का, जो कहता है कि जेड प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 होता है। या जो रूल है उसके अंदर लिखा हुआ है कि ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 होता है। और लास्ट में फिर सेकंड रूल ऑफ बुलियन अलजेब्रा का यूज़ किया गया है, जो कि कहता है ए प्लस वन इज इक्वल टू वन होता है। तो हमारे पास कोई भी टर्म मौजूद हो उसका जब हम और ऑपरेशन वन के साथ परफॉर्म कर रहे होते हैं तो हमारे पास हमेशा जो रिजल्ट है वो वन आता है। तो जो चीज़ हमने शो करनी थी वो हमने शो करवा दी, और इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट 3 पार्ट्स मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिए हैं। सी के बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे एफ लिखा हुआ है। तो अगर मैं आपको क्वेश्चन पेपर पर ले जाऊँ तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है डी और सी, इन दोनों के लिए अलहदा से मैंने एक वीडियोस क्रिएट की हुई है। इस वक्त आपको ऊपर कॉर्नर पे लिंक शो हो रहा है। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर डी मैंने सॉल्व किया हुआ है। क्वेश्चन डी ये है कि हमने एक 4 बिट एडर और सब्ट्रैक्टर का सर्किट क्रिएट करना है, और इसके अंदर एक कंट्रोल बिट मौजूद होगी, जिस कंट्रोल बिट को अगर हम 1 करेंगे तो सर्किट जो है वो सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेगा, और अगर कंट्रोल बिट 0 होगी तो सर्किट एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो उसके लिए जो ऊपर लिंक आ रहा है ये वीडियो आप देख लीजिएगा, फुल डिटेल से मैंने इसमें समझाया हुआ है, और साथ मैंने इसकी वर्किंग भी शो की हुई है, मतलब इनपुट और आउटपुट किस तरीके से हम प्रोवाइड कर सकते हैं मल्टी सिम सॉफ्टवेयर के अंदर, और इसका रिजल्ट हम कैसे देख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर ई है, शो द कंस्ट्रक्शन ऑफ 4x1 मल्टीप्लेक्सर यूजिंग 2x1 मल्टीप्लेक्सर। तो इसके रिलेटेड भी मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है, और इस वीडियो का लिंक ऊपर इस वक्त कॉर्नर में शो हो रहा है। क्वेश्चन ये है कि हमने 4x1 मल्टीप्लेक्सर बनाना है। मल्टीप्लेक्सर एक इस किस्म का सर्किट होता है जिसमें ज्यादा इनपुट्स होती हैं और सिंगल आउटपुट होती है। लेकिन हमारे पास अगर 4x1 मल्टीप्लेक्सर मौजूद ना हो तो 2x1 मल्टीप्लेक्सर को यूज करते हुए 4x1 मल्टीप्लेक्सर का ऑपरेशन हम किस तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम मॉडिफिकेशन करें तो ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, शो द कंस्ट्रक्शन ऑफ 1x4 डी मल्टीप्लेक्सर बाय यूजिंग 1x2 डी मल्टीप्लेक्सर्स। तो डी मल्टीप्लेक्सर इस किस्म का सर्किट होता है जिसकी सिंगल इनपुट होती है और मल्टीपल आउटपुट्स होती हैं। तो इसके रिलेटेड भी मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है, और इस वीडियो का लिंक इस वक्त ऊपर कॉर्नर पे शो हो रहा है। तो इस लिंक के थ्रू आप इस क्वेश्चन को भी देख सकते हैं कि बाय यूजिंग 2x1 डीमल्टीप्लेक्सर हम 4x1 डीमल्टीप्लेक्सर किस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर एफ यहाँ पे लिखा हुआ है, ड्रा द ट्रूथ टेबल ऑफ एफ। और यहाँ पे जो हमें इनपुट प्रोवाइड की गई है वेरिएबल्स की वो है एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट इंटू एक्स प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट। आल्सो ड्रॉ द लॉजिक सर्किट डायग्राम यूजिंग नॉर गेट्स ओनली। तो सबसे पहले तो इसका ट्रूथ टेबल यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है। होप सो क्या आपको इस ट्रूथ टेबल की समझ आ गई होगी। इसके अंदर ज़्यादा कुछ समझाने वाला नहीं है। जस्ट जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं उन वैल्यूज़ को हमने कैलकुलेट करना है। मतलब यहाँ पे जो वेरिएबल हमने यूज़ किए हैं वो 3 हैं, तो 2⁻³ इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पे जो टोटल लाइंस बनेंगी वो 8 बनेंगी।
सबसे फर्स्ट वेरिएबल जो x है उसकी फर्स्ट 4 वैल्यूज 0 होंगी, नेक्स्ट 4 वैल्यूज 1 होंगी। सेकंड वेरिएबल की पहली 2 वैल्यू 0, फिर 2 1, फिर 2 0, फिर 2 1। उसके बाद जो थर्ड वेरिएबल है उसकी वैल्यू हम एक दफ़ा 0 लिखेंगे, एक दफ़ा 1 लिखेंगे, 0 1, इसी तरीके से इसे हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हमने एक्स कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, जेड कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। इसको देखते हुए एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई, इसका हम एक कॉलम क्रिएट कर लेंगे। एक्स प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट, इसका एक कॉलम क्रिएट कर लेंगे। और लास्ट में ये जो दो कॉलम है इनका हम एंड ऑपरेशन करके अपनी आउटपुट क्रिएट कर लेंगे। अब ये ट्रूथ टेबल तो हमारे पास आ गया। इस ट्रूथ टेबल को देखते हुए अब हमने इसका सर्किट क्रिएट करना है। जो सर्किट हम क्रिएट करेंगे, क्वेश्चन में ये मेंशन है कि उसके अंदर जस्ट हमने नॉर गेट्स को इस्तेमाल करना है, उसके अलावा कोई और गेट हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसमें मैं आपको ये बताता जाऊं कि नॉर गेट और नैंड गेट ये दोनों यूनिवर्सल गेट्स हैं। मतलब जस्ट नॉर गेट को यूज करते हुए हम कोई भी सर्किट डिजाइन कर सकते हैं, सेम इस तरीके से नैंड गेट को यूज करते हुए हम कोई भी सर्किट डिजाइन कर सकते हैं। तो अब इसके सर्किट पे ले जाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका सर्किट शो हो रहा है। पहले मैंने ओरिजिनल सर्किट क्रिएट किया है जिसके अंदर नॉर गेट नहीं है, जिसके अंदर और गेट हैं और एंड गेट है। ये सर्किट उस एक्सप्रेशन को देख के मैंने क्रिएट किया है जो क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन था। और फिर इस सर्किट को मैंने कन्वर्ट किया है नॉर गेट की इम्प्लीमेंटेशन में। इस वक्त आपके सामने कुछ पिक्चर्स भी शो हो रही होंगी जिससे आप देख सकते हैं कि अगर हमने नॉट गेट इम्प्लीमेंट करना है बाय यूजिंग नॉर गेट तो उसे हम किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे ये होता है कि नॉर गेट के जो दोनों इनपुट्स हैं वो आपस में हम कंबाइन कर देते हैं, तो इससे ये नॉट गेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये पहले दो नॉट गेट यूज किए हुए, उसके बाद और गेट की इम्प्लीमेंटेशन इन दो गेट्स को कंबाइन करके की जाती है। सेम इस तरीके से जो ये नीचे वाला और गेट है उसके लिए ये दो नॉर गेट्स आपस में कंबाइन किए हुए हैं। उसके बाद जो एंड गेट है, इस एंड गेट का ऑपरेशन अगर हमने नॉर गेट के थ्रू लेना है तो ये तीन नॉर गेट उसके अंदर यूज होते हैं, और इस तरीके से अगर हम इसे कंबाइन कर दें तो ये नॉर गेट का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होता है। इस सर्किट को अगर मैं रन करूं तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों सर्किट्स की जो आउटपुट है वो बिल्कुल सेम है। अगर तीनों की इनपुट पे हम 1 1 1 प्रोवाइड करेंगे तब हमें आउटपुट 1 मिलेगी। इसके अंदर अगर मैं कोई भी चेंजिंग करता हूँ तो ये दोनों सर्किट इक्विवेलेंट बिहेव करेंगे, तो इसका मतलब है कि इनकी जो आउटपुट है वो बिल्कुल सेम तरीके से हमारे पास शो हो रही है। तो आप दोबारा से मूव करते हैं अपने क्वेश्चन पेपर की तरफ। तो यहाँ पे अब हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है ऑब्टेन द सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन इन एसओपी फॉर्म फॉर द फॉलोइंग बुलियन फंक्शन यूजिंग के मैप। और इसके अंदर हमें यह एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है जिसके अंदर चार वेरिएबल्स आ रहे हैं, और जो टर्म्स हैं हमारे पास वो हैं 1 3 4 5 7 8 14 और 15। और इसके साथ ये दूसरा एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ये एक्चुअल में डोंट केयर कंडीशन है और इसको शो किया जा रहा है डी के साथ। तो डोंट केयर कंडीशन के अंदर जो हमारे पास टर्म्स हैं वो हैं 6 10 12 13। तो ये जो टर्म्स थी सबसे पहले तो उनका मैंने बुलियन एक्सप्रेशन लिख लिया, एसओपी एक्सप्रेशन भी लिख लिया और डोंट केयर कंडीशन भी यहाँ पे मैंने मेंशन कर दी है। तो सबसे पहले एसओपी एक्सप्रेशन को हम इस के मैप में पुट करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फर्स्ट एक्सप्रेशन के अंदर टर्म आ रही है वो है 0 0 0 1। तो 0 0 फर्स्ट रो और उसके बाद 0 1 सेकेंड कॉलम, यहाँ पे एक 1 प्लेस कर देंगे। फिर उसके बाद 0 0 1 1, तो 0 0 और उसके बाद 1 1, यहाँ पे एक 1 आ जाएगा। 0 1 0 0, इस जगह पे एक 1 हम प्लेस कर देंगे, और इस तरीके से ये जो कंप्लीट एक्सप्रेशन है इसको हम के मैप में पुट कर देंगे। उसके बाद फिर डोंट केयर कंडीशन को इस के मैप में हमने पुट करना है। तो डोंट केयर कंडीशन के लिए हमेशा एक्स पुट किया जाता है के मैप के अंदर। तो जो फर्स्ट टर्म यहाँ पे आएगी वो होगी 0 1 1 0, 0 1 1 0। तो इस जगह पे एक एक्स प्लेस हो जाएगा। उसके बाद 1 0 1 0, 1 0 और 1 0 लास्ट कॉलम बनता है, यहाँ पे एक एक्स आ जाएगा। उसके बाद 1 1 0 0, तो 1 1 0 0, यहाँ पे एक एक्स आ जाएगा। और फिर 1 1 0 1, तो 1 1 थर्ड रो और उसके बाद 0 1 सेकेंड कॉलम, इस जगह पे हम एक एक्स प्लेस कर देंगे। अब नेक्स्ट काम ये है कि इसकी हमने ग्रुपिंग क्रिएट करनी है, और इस ग्रुपिंग को देख के फिर हमने आंसर लिखना है। ग्रुपिंग में हमने ये कोशिश करनी है कि बड़े से बड़ा ग्रुप क्रिएट किया जा सके, लेकिन जो ग्रुप क्रिएट होगा वो 2 की पावर में होना चाहिए। मतलब कोई अलहदा से एक टर्म है तो उसका ग्रुप क्रिएट हो सकता है, या फिर दो सेल्स का ग्रुप क्रिएट हो सकता है,
या फिर 4 का हो सकता है, 8 का हो सकता है, या फिर 16 का हो सकता है। और इस ग्रुपिंग के अंदर हमने डोंट केयर कंडीशन को इंक्लूड करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फर्स्ट एक ग्रुप क्रिएट हो रहा है वो इन 4 1 का हो रहा है, और इसके ऊपर मैंने एक बॉक्स क्रिएट कर दिया। सेकंड जो ग्रुप है इसके अंदर ये 8 सेल्स आ रहे हैं, जिसके अंदर डोंट केयर कंडीशन को भी इंक्लूड किया गया ताकि ग्रुप को बड़ा क्रिएट किया जा सके, और जितना बड़ा ग्रुप होगा उतना हमारा सिंप्लीफाइड आंसर आएगा। ये दो ग्रुप क्रिएट होने के बाद हमारे पास यहाँ पे एक 1 बच रहा था और इस जगह पे एक्स आ रहा था। अगर हम इन दोनों का ग्रुप क्रिएट करना चाहते तो वो भी हो सकता था, लेकिन चूंकि हमने ग्रुपिंग को बड़ा करना है तो इसलिए इस 1 से ये जो ऊपर वाली डोंट केयर कंडीशन है उसको भी हम इंक्लूड कर लेंगे, और इस डोंट केयर कंडीशन के ऊपर जो 1 है इसको भी हम इंक्लूड कर लेंगे। तो इस तरीके से ये भी हमारा ग्रुप 4 सेल के ऊपर आ जाएगा। और इस ग्रुपिंग के अंदर हम ओवरलैपिंग भी कर सकते हैं, मतलब जिस तरीके से ये 2 1 है तो इस ग्रुप को अगर हमने बड़ा करना है तो नेक्स्ट 2 1 भी हम इंक्लूड कर सकते हैं जो कि दूसरे ग्रुप का हिस्सा है। तो इस टेक्निक के थ्रू जो ग्रुप है वो थोड़ा बड़ा क्रिएट हो जाता है और आंसर हमारा सिंप्लीफाइड हो जाता है। अब ये जो ग्रुपिंग क्रिएट हुई है इसे देख के हमने आंसर लिखना है। तो यहाँ पे ये जो सबसे बड़ा ग्रुप है सबसे पहले इसका आंसर लिख लेते हैं। आंसर के अंदर हमारे पास वो वाले वेरिएबल्स आएंगे जिनकी वैल्यूज चेंज नहीं हो रही। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ए की वैल्यू इस रो के अंदर 0 है और नेक्स्ट रो में 1 है, मतलब वैल्यू चेंज हो रही है, तो ये हमारे आंसर में नहीं आएगा। बी की वैल्यू इन दोनों रोज में 1 1 है तो बी हमारे आंसर में आ जाएगा। उसके बाद अगर सी और डी की वैल्यू देखी जाए तो वो वैल्यूज चेंज हो रही हैं तो वो भी हमारे आंसर में नहीं आएंगे। जिस तरीके से सी फर्स्ट 2 कॉलम के अंदर 0 है, नेक्स्ट 2 कॉलम में 1 है, और इस तरीके से डी फर्स्ट कॉलम में 0, सेकंड में 1, फिर 1, फिर 0, मतलब डी की वैल्यू भी चेंज हो रही है तो ये हमारे आंसर में नहीं आएगा। तो ये जो फर्स्ट ग्रुप है जिसके अंदर 8 सेल इंक्लूड है उसका आंसर बी होगा। उसके बाद ये जो सेकंड ग्रुप है इसमें अगर हम देखें तो ए की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, यहाँ पे भी 0 है और सेकंड रो के अंदर भी 0 है, तो ए बार हमारे आंसर में आ जाएगा। बी की वैल्यू चूंकि चेंज हो रही है ये हमारे आंसर में नहीं आएगा। इस तरीके से सी की वैल्यू भी इन दोनों कॉलम में चेंज हो रही है, ये हमारे आंसर में नहीं आएगा, और डी की वैल्यू चेंज नहीं हो रही तो इस वजह से डी हमारे आंसर में आ जाएगा। उसके बाद लास्ट पे ये ग्रुप बचता है जिसके 2 सेल यहाँ पे हैं और 2 सेल इस जगह पे मौजूद हैं। तो इस ग्रुप में अगर हम देखें ए की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, इन दोनों रोज के अंदर ए की वैल्यू 1 है जबकि बी की वैल्यू चेंज हो रही है। इस तरीके से सी की वैल्यू चेंज हो रही है और डी की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, तो ए डी बार ये हमारे आंसर में आ जाएगा। और इस तरीके से हम के मैप को यूज करते हुए अपना सिंप्लीफाइड आंसर लिख लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, ये 2 नंबर हमें गिवन है और इनमें ए माइनस बी हमने परफॉर्म करना है बाय यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट। तो इस किस्म के क्वेश्चन में स्टूडेंट अक्सर ये मिस्टेक करते हैं कि वो ए का भी कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लेते हैं और बी का भी कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर देते हैं, जबकि यहाँ पे हम ए से बी को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब हम बी की जगह पे माइनस बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो जस्ट हमने बी का टूज कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, ए का कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड नहीं करना। तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि ये जो हमारे पास बी वाला एक्सप्रेशन है इसका टूज कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लेंगे। ये जो हमारे पास वैल्यूज लिखी हुई हैं ये बाइनरी वैल्यूज हैं। जब इन वैल्यूज का हमने कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो उसमें हम ये करेंगे कि इन वैल्यूज से पहले एक जीरो लगा देंगे। वो जो फर्स्ट बिट होगी वो रिप्रेजेंट कर रही होगी कि नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो इसका टूज कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने से पहले सबसे पहला काम ये होगा कि हम शुरू में एक जीरो लगा देंगे, उसके बाद जो 3 बिट्स हैं वो 1 1 1 है, और फिर उसके बाद जो लास्ट 3 बिट्स हैं वो 0 1 0 है। तो टूज कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए पहले हम वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। वंस कॉम्प्लीमेंट में ये होता है कि ये जितनी भी बिट्स हैं इन तमाम बिट्स को हम इन्वर्ट कर देंगे, मतलब जो 0 है इसकी जगह पे 1 आ जाएगा, 1 की जगह पे 0 आ जाएगा, इस 0 की जगह पे 1 आ जाएगा, नेक्स्ट 3 हमारे पास 0 आ जाएंगे, और लास्ट में ये जो 0 था इसकी जगह पे 1 आ जाएगा। ये हमारे पास हो गया वंस कॉम्प्लीमेंट। इस वन कॉम्प्लीमेंट के अंदर अगर हम 1 ऐड कर दें तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो टूज कॉम्प्लीमेंट आएगा। तो इसके अंदर जब हमने 1 ऐड किया तो हमारे पास ये एक नंबर आ गया जो कि नंबर बी का टूज कॉम्प्लीमेंट है। अब हमने ये करना है कि इस ए वाले नंबर में हमने टूज कॉम्प्लीमेंट को ऐड कर देना है। ये जो इस वक्त टूज कॉम्प्लीमेंट है बी का ये एक नेगेटिव नंबर है, तो नेगेटिव नंबर को हम पॉजिटिव नंबर में ऐड करेंगे तो उससे हमारे पास सब्ट्रैक्शन परफॉर्म हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने इसके इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर भी लिखा हुआ है। जो ए है ये इज इक्वल टू 53 डेसिमल है। जो सेकंड नंबर है वो 58 का टूज कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है, मतलब -58 लिखा हुआ है। तो 53 में जब हम -58
ऐड करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो -5 आएगा। तो ये जो मेरे पास नंबर लिखा हुआ है ये -5 है, इसकी फर्स्ट बिट 1 है, जो कि ये शो करवा रही है कि ये एक नेगेटिव नंबर है। और बाकी जो नंबर बनता है वो 5 का टूज कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है, मतलब अगर इसको मैं बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करूंगा तो ये मेरे पास 5 बनेगा। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए टूज कॉम्प्लीमेंट का रिवर्स प्रोसेस हमने करना है। तो सबसे पहले इससे हम 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये नंबर हमारे पास आ जाएगा 1 1 1 1 0 1 0। और नेक्स्ट काम ये होगा कि इन तमाम बिट्स को हम इन्वर्ट कर देंगे। इन्वर्ट करेंगे तो ये जो फर्स्ट वाली 4 बिट हैं ये हमारे पास 0 आ जाएंगी, और उसके बाद जो लास्ट वाली 3 बिट्स हैं ये हो जाएंगी 1 0 1, जो कि 5 की बाइनरी बनती है। तो यहाँ से हम वेरीफाई भी कर सकते हैं कि जो हमारा रिजल्ट आया है वो ठीक आया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए सॉल्व किया गया है। इम्प्लीमेंट द फॉलोइंग बुलियन एक्सप्रेशन यूजिंग अ डिकोडर ऑफ अप्रोप्रिएट साइज एंड एन अप्रोप्रिएट एक्सटर्नल गेट। और उसके लिए जो बुलियन एक्सप्रेशन यहाँ पे दिया गया है वो कॉनिकल फॉर्म है एसओपी एक्सप्रेशन की 0 2 4 5। तो इसको सबसे पहले हम बुलियन एक्सप्रेशन के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे, और बुलियन एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करने के बाद इसका हम डिकोडर का सर्किट डिजाइन करेंगे। इसी क्वेश्चन का पार्ट बी है, और पार्ट बी में हमें एक्सप्रेशन दिया गया है ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट सी। तो पार्ट बी को सॉल्व करने के लिए पहले उसे हम स्टैंडर्ड एसओपी एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर लेंगे। स्टैंडर्ड एसओपी एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करने का तरीका वही होगा जो आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बताया। मतलब फर्स्ट टर्म के अंदर सी मिसिंग है तो इसे हम मल्टीप्लाई करवा देंगे सी प्लस सी बार से, और सेकेंड टर्म के अंदर ए मिसिंग है तो इसे हम मल्टीप्लाई करवा देंगे ए प्लस ए बार से। और उसके बाद हमने इसका डिकोडर का सर्किट डिज़ाइन करना है। तो डिकोडर का सर्किट मैंने मल्टीसिम सॉफ्टवेयर में डिज़ाइन किया हुआ है, आपको मैं वहाँ से दिखा देता हूँ ये सर्किट। तो इस वक्त ये दो डिकोडर के सर्किट आपके सामने शो हो रहे हैं जो क्वेश्चन के अंदर मौजूद थे। फर्स्ट के अंदर जो टर्म्स हमें गिवन थी वो थी 0 2 4 5। तो जीरो की बाउंड्री अगर मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने के बाद इस सर्किट को रन करूंगा तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास आउटपुट शो हो रही है। इस तरीके से 2 की बाउंड्री बनती है 0 1 0, तो उस पर भी ये सर्किट ऑन हो रहा है। फिर उसके बाद 4 वेरिएबल गिवन था तो उसकी बाउंड्री बनती है 1 0 0, उस पर भी ये सर्किट वर्क कर रहा है। और फिर 1 0 1 5 के लिए तो उस पर भी ये सर्किट वर्क कर रहा है। इसके अलावा अगर कोई और वैल्यू मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट करूंगा तो मेरा जो सर्किट है वो ऑफ रहेगा। और जो सेकंड सर्किट हमने यहाँ पे क्रिएट किया है उसके लिए जो नंबर हमारे पास मौजूद थे वो थे 1 2 3 और 5। तो 1 की बाइनरी अगर मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट करूंगा तो सर्किट ऑन होगा। इसी तरीके से अगर मैं 2 की बाइनरी इम्प्लीमेंट करूंगा उस पर भी हमारी इस सर्किट की आउटपुट ऑन होगी, 3 पे भी होगी और उसके बाद 5 पे भी होगी। इसके अलावा अगर मैं कोई और नंबर यहाँ पे इनपुट पे प्रोवाइड करूंगा तो मेरा सर्किट ऑफ रहेगा। तो इस सर्किट को हम इस तरीके से भी डिजाइन कर सकते हैं कि इसके अंदर ये जो एडिशनल गेट मैंने यहाँ पे लगाए हुए हैं ये गेट्स आप ना लगाएं। जस्ट यहाँ पे 4 गेट यूज करके इस सर्किट को डिजाइन किया जा सकता है, लेकिन आप इस तरीके से भी डिजाइन कर सकते हैं कि ये एडिशनल गेट्स आप यहाँ पे लगा दें लेकिन इन गेट्स को आउटपुट के साथ कनेक्ट ना करें। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए। और उसके बाद ये है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट बी। ये क्वेश्चन है राइट एन इक्वेशन फॉर ए ग्रेटर देन बी टू कंपेयर टू 3 बिट नंबर्स A2 A1 A0 एंड B2 B1 B0। यहाँ पे ये है कि हमारे पास दो नंबर हैं, उन दोनों नंबर की 3 3 बिट्स हैं, और इन 3 बिट्स को हमने आपस में कंपेयर करना है। कंपेयर करने के बाद अगर हमारा रिजल्ट आता है A ग्रेटर देन B तो इसके रिलेटेड हमने इक्वेशन लिखनी है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि पहले हम इस तरीके से एक ट्रूथ टेबल क्रिएट करें और इस ट्रूथ टेबल को देखते हुए हम वैल्यूज अपने एक्सप्रेशन के अंदर लिख लें, या दूसरा तरीका ये है कि हम डायरेक्ट ये एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं, उसकी टेक्निक भी अभी मैं आपको बता दूंगा। पहले आते हैं हम इस ट्रूथ टेबल की तरफ। इस क्वेश्चन के अंदर जो इनपुट बिट्स हैं वो हमारे पास 6 हैं। 3 बिट नंबर ए की हैं और इसी तरीके से 3 बिट्स नंबर बी की हैं। तो 6 बिट जब हम इनपुट पे प्रोवाइड करेंगे तो जो हमारा ट्रूथ टेबल क्रिएट होगा वो 2⁻6 इज इक्वल टू 64 एंट्रीज इस ट्रूथ टेबल के अंदर मौजूद होंगी। तो आप देख सकते हैं कि काफी लेंथी ट्रूथ टेबल है। तो 64 एंट्रीज होंगी और 6 इनपुट बिट हैं, तो उन बिट के इक्विवेलेंट हम यहाँ पे लिख लेंगे ABC। ये आप समझ लें कि ये लिखा हुआ है A2 A1 A0। फिर उसके बाद जो B2 B1 B0 है उसकी जगह पे जो वेरिएबल यहाँ पे यूज किए गए हैं वो हैं DEF। और उसके बाद एक आउटपुट का कॉलम क्रिएट किया हुआ है जो है A ग्रेटर देन B। अब इसमें टेक्निक हम ये फॉलो करेंगे कि हम नंबर A को देखेंगे, इसकी जो 3 बिट्स हैं
अगर वो नंबर 3 की 3 बिट से ग्रेटर होंगी तो हम यहाँ पे 1 पुट कर देंगे। लेकिन इस केस में आप देख सकते हैं 0 0 0 ग्रेटर नहीं होता 0 0 0 से, तो इस वजह से यहाँ पे 0 प्लेस है। सेम इस तरीके से 0 0 0 ग्रेटर नहीं होता 0 0 1 से, तो इस वजह से यहाँ पे भी 0 प्लेस है। इसी टेक्निक को फॉलो करते जाएं। तो अगर मैं यहाँ पे पहुंचूं, इस लाइन पे आप देख सकते हैं कि नंबर ए की 3 बिट्स लिखी हुई है 0 0 1, और यहाँ पे जो 3 बिट्स लिखी हुई है वो है 0 0 0। तो 0 0 1 ग्रेटर होता है 0 0 0 से, तो इस वजह से इस आउटपुट वाले कॉलम में मैंने 1 प्लेस किया हुआ है। और आगे अगर हम जाएं तो 0 1 0 ग्रेटर होता है 0 0 0 से, तो यहाँ पे 1 प्लेस है। और 0 1 0 ग्रेटर होता है 0 0 1 से, तो इस वजह से यहाँ पे भी 1 प्लेस है। इसी तरीके से इस कंप्लीट टेबल के अंदर आउटपुट वाले कॉलम में हमने उस जगह पे 1 प्लेस कर देना है जिस जगह पे फर्स्ट 3 बिट्स सेकंड 3 बिट से ग्रेटर होंगी। तो आप देख सकते हैं कि मैंने 1 प्लेस किया हुआ है और उसको मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है। और ये जो फिर मैंने हाईलाइट किया हुआ है इसे देख के हम अपना एक्सप्रेशन लिखेंगे। अब एक्सप्रेशन इस तरीके से होगा कि अगर मैं ये फर्स्ट लाइन देखूं तो यहाँ पे ए की वैल्यू बनती है ए कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट, सी, फिर डी कॉम्प्लीमेंट, ई कॉम्प्लीमेंट, एफ कॉम्प्लीमेंट। तो आप देख सकते हैं कि इस एक्सप्रेशन के अंदर जो फर्स्ट टर्म है वो है ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, सी, डी कॉम्प्लीमेंट, ई कॉम्प्लीमेंट, एफ कॉम्प्लीमेंट। और अगर इस लास्ट वाली टर्म की मैं बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास आता है ए बी सी डी ई। एफ की वैल्यू चूंकि यहाँ पे 0 है तो इसकी जगह पे एफ कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं लास्ट जो टर्म लिखी हुई है इस एक्सप्रेशन की, ए बी सी डी ई एफ कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरीके से ट्रुथ टेबल क्रिएट करके उससे देख के हम वैल्यूज यहाँ पे लिख सकते हैं। अब दूसरा मैंने आपको बताया था कि इस एक्सप्रेशन को हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये जो फर्स्ट 3 वेरिएबल हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर ए को, और जो उसके बाद 3 वेरिएबल हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर बी को। तो नंबर ए अगर हमारे पास 0 हो तो ये नंबर बी से ग्रेटर नहीं हो सकता, क्योंकि जो नंबर बी की फर्स्ट 3 बिट हैं उन्हें हम अगर डेसिमल में कन्वर्ट करें तो वो होंगी 0 1 2 3 और इसी तरीके से अप टू 7। तो 0 इनमें से किसी नंबर से भी ग्रेटर नहीं है, तो 0 को हम नहीं लिखेंगे। उसके बाद अगर हम यहाँ पे फर्स्ट 3 बिट की जगह पे 1 लिख दें तो 1 ग्रेटर होता है 0 से। तो इस 1 को हम अगर बाइनरी में कन्वर्ट करें तो इसकी बाइनरी बनती है 0 0 1। तो ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट और सी, ये चूंकि ग्रेटर है 0 से, तो 0 के लिए जो 3 वेरिएबल हम यहाँ पे यूज करेंगे वो होगा डी कॉम्प्लीमेंट, ई कॉम्प्लीमेंट, एफ कॉम्प्लीमेंट। तो 0 का जो एक्सप्रेशन है वो हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद 1 को हमने कंपेयर करना है नेक्स्ट नंबर से, तो 1 चूंकि 1 से ग्रेटर नहीं होता तो इसका मतलब है कि 1 मजीद कंपेयर नहीं हो सकता। उसके बाद हम लिखेंगे 2 की बाइनरी। तो ये आप देख सकते हैं 0 1 0 2 की बाइनरी लिखी हुई है, तो 2 ग्रेटर होता है 0 से और 2 ग्रेटर होता है 1 से। तो ये एक दफ़ा यहाँ पे 0 की बाइनरी लिखी हुई है, डी कॉम्प्लीमेंट, ई कॉम्प्लीमेंट, एफ कॉम्प्लीमेंट, और उसके बाद ये दोबारा से 2 लिखा हुआ है, और फिर ये जो बाइनरी लिखी हुई है ये 1 की लिखी हुई है। अगर इसी पैटर्न को आप फॉलो करें तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले 1 की बाइनरी है वो ग्रेटर है 0 से, उसके बाद 2 की बाइनरी है वो ग्रेटर है 0 से, और 2 ग्रेटर है 1 से। उसके बाद नेक्स्ट फिर 3 की बाइनरी लिखी हुई है फर्स्ट 3 बिट्स में, तो 3 ग्रेटर होता है 0 से, 3 ग्रेटर होता है 1 से, 3 ग्रेटर होता है 2 से। उसके बाद जो फर्स्ट 3 बिट्स हैं उनमें बाइनरी लिखी हुई है 4 की, तो 4 ग्रेटर होता है 0 से, 4 ग्रेटर होता है 1 से, 4 ग्रेटर होता है 2 से, और 4 ग्रेटर होता है 3 से। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि 4 के बाद फर्स्ट 3 बिट में फिर 5 की बाइनरी आ जाएगी। 5 ग्रेटर होगा 0 से, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से। फिर जो फर्स्ट 3 बिट्स हैं उसकी जगह पे 6 की बाइनरी आ जाएगी। तो इस टेक्निक को फॉलो करते हुए हम डायरेक्ट एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं, लेकिन ये अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो उसके लिए पहले आपको ट्रुथ टेबल क्रिएट करना पड़ेगा, और फिर ट्रुथ टेबल को देखते हुए हम वैल्यूज यहाँ पे लिख सकते हैं। और अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो इसके अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन भी हो सकती है। मतलब आपके पास ये एक्सप्रेशन भी आ सकता है कि आपने ए इज इक्वल टू बी की इक्वेशन लिखनी है। तो अब ए इज इक्वल टू बी की इक्वेशन अगर आपने लिखनी है तो इसमें यह होगा कि 0 इक्वल होगा 0 के, 1 इक्वल होगा 1 के, 2 इक्वल होगा 2 के, और इसी तरीके से अप टू 7 इक्वल होगा 7 के। तो यहाँ पे अब जो ए के लिए फर्स्ट 3 बिट्स हैं वो आ जाएंगी 0। 0 का मतलब है कि हम लिखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट, और फिर जो नंबर बी है उसके लिए जो 3 बिट्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो है डी ई एफ, तो हम लिखेंगे डी कॉम्प्लीमेंट, ई कॉम्प्लीमेंट, एफ कॉम्प्लीमेंट। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट
हमारे पास एक्सप्रेशन के अंदर टर्म आएगी, वो आएगी ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी, जो कि 1 की बाइनरी बनती है। और फिर लास्ट 3 बिट के अंदर सेकंड वाले 1 की हम बाइनरी लिख देंगे, वो हो जाएगा डी कॉम्प्लीमेंट ई कॉम्प्लीमेंट एफ कॉम्प्लीमेंट। और इस तरीके से ये जो लास्ट वाला नंबर है, इसके लिए हम जो वेरिएबल लिखेंगे वो होगा ए बी सी, मतलब फर्स्ट 3 बिट्स के अंदर हम इस 7 की बाइनरी लिखेंगे, और फिर जो लास्ट 3 बिट्स हैं डी ई एफ, उसके अंदर इस 7 की बाइनरी हो जाएगी। मजीद इस क्वेश्चन को अगर चेंज किया जाए तो ये इस तरीके से हो सकता है कि हमने एक्सप्रेशन लिखना है ए लेस देन बी के लिए। अब ए लेस देन बी के लिए अगर एक्सप्रेशन लिखना है तो फिर दोबारा से सेम टेक्निक मैं आपको बताऊंगा कि आप एक ट्रूथ टेबल क्रिएट करें, उसके अंदर एक आउटपुट का कॉलम होगा, और उस आउटपुट के कॉलम में जिस जगह पे ए की 3 बिट्स लेस हैं बी की 3 बिट्स है, वहां पे हम 1 प्लेस कर देंगे। तो इसी टेबल के अंदर अगर मैं चेंजिंग करूं, तो फर्स्ट लाइन में आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट 3 बिट्स हैं वो सेकंड 3 बिट के इक्वल हैं, तो यहाँ पे 0 आएगा। फिर उसके बाद जो फर्स्ट 3 बिट हैं वो सेकंड 3 बिट से लेस हैं, क्योंकि ये बाइनरी बनती है 0 की और ये बाइनरी बनती है 1 की। 1 लेस देन होता है 0, तो उसकी वजह से इस कॉलम में हम 1 प्लेस कर देंगे। उसके बाद 0 लेस होता है 2 से, तो यहाँ पे हम एक 1 प्लेस कर देंगे। 0 लेस होता है 3 से, यहाँ पे हम 1 प्लेस कर देंगे। और इसी तरीके से इस कंप्लीट टेबल को हम फिल कर लेंगे, और फिर इस टेबल को देखते हुए हम अपना एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, या फिर जो मैंने आपको टेक्निक बताई है उस टेक्निक को अगर आप फॉलो करें तो हम डायरेक्ट एक्सप्रेशन भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये है हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 अगर मैं आपको डिस्प्ले करवाऊँ, तो इस जगह पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने शो हो रहा है। ड्रॉ दी लॉजिक सर्किट डायग्राम एंड कैरेक्टरिस्टिक टेबल ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बुक के अंदर आपको इजीली इसका आंसर मिल जाएगा। बुक के अंदर इसकी डायग्राम भी मौजूद है, और जेके फ्लिप फ्लॉप का कैरेक्टरिस्टिक टेबल भी उसके अंदर मौजूद है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट बी है, शो द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ 4 बिट रजिस्टर यूजिंग दी फ्लिप फ्लॉप्स कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग दी फॉलोइंग ऑपरेशंस। और जो ऑपरेशन है उसके लिए वो बताए गए हैं, 0 0 पे नो चेंज होना चाहिए, 0 1 पे पैरेलल लोड होना चाहिए, 1 0 पे कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए, और 1 1 पे शिफ्ट लेफ्ट का ऑपरेशन परफॉर्म होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन के लिए भी मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है, जिसका लिंक ऊपर कॉर्नर में अभी शो हो रहा है। इस लिंक पे क्लिक करके आप ये कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैंने ये क्वेश्चन भी सॉल्व किया हुआ है, और साथ ये भी बताया हुआ है कि इस क्वेश्चन के अंदर अगर चेंजिंग आ जाए तो उस चेंजिंग को हम किस तरीके से इस सर्किट में इंप्लीमेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन ये आ जाए कि इस 1 1 कंट्रोल इनपुट पे हमने लेफ्ट शिफ्ट का ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो लेफ्ट शिफ्ट का ऑपरेशन किस तरीके से परफॉर्म किया जा सकता है। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और लाइक कर दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन के साथ ही हमारा ये पेपर कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ ये तमाम क्वेश्चन जो मैंने इस वीडियो में सॉल्व किए हैं आपको उनकी समझ आई होगी, और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लेकिन फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।